इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन भाग 6। इसमें हम भारत छोड़ो आंदोलन से पढ़ना है। तो अभी तक हमने 1942 तक पढ़ा था ऊपर। अब 1942 में ही किस तरह आगे का काम चलता है उस पर नजर डालते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो लेबर पार्टी ने इंडिया में भेजा था, सब बात जानने के लिए। तो क्रिप्स मिशन की विफलता, मतलब क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला ले लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुआ इस आंदोलन को अंग्रेज भारत छोड़ो का नाम दिया गया कि अंग्रेज अपने मेरे देश से भारत छोड़ो। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो उस समय गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फाड़ की कार्यवाहियों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। धीरे धीरे तोड़फाड़, हड़ताल सब चलता रहा, आंदोलन मरा नहीं, आंदोलन जिंदा रहा। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों से सबसे ज्यादा सक्रिय थे। भूमिगत होते हुए, अंडरग्राउंड रहते हुए पूरे भागदौड़ को संभाला और पूरे जनता को साथ में लेकर चले, और आप जानते हो उसका परिणाम क्या हुआ था। और पश्चिम की बात कर दिया जाएगा तो पश्चिम में क्या हुआ था, सतारा और पूरब में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्रता यहाँ पर स्वतंत्र सरकार, मतलब प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई थी। समझो कि यहाँ पर कई जगह पर तो स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर दी गई थी। अब देखो यहाँ पर 1943 की बात चालू होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सतारा की बात लेते हैं, तो सतारा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सतारा 1943, ठीक है। 19वीं सदी के आखिर से जाति व्यवस्था और जमींदार के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो रहा था और हो चुका था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर लिया था और 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों मतलब क्या, जो दल सेवा करता था, तो सेवा दलों तथा तूफान दलों, दो दल थे, सेवा दलों और तूफान दल, ग्राम इकाई के साथ मिलकर एक प्रति सरकार सामंतकार सरकार की स्थापना कर ली कि भैया सामंत जो होगा वही होगा हमारा नेता, बाकी सब खत्म। उन्होंने जन आंदोलन का आयोजन किया तथा रचनात्मक कार्य किए और कुणबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग के चलने वाली सतारा प्रति सरकार सरकारी दमन तथा अंतिम दौर में कांग्रेस के असहमति के बावजूद 1946 के चुनाव तक चलती रही। उसके बाद से उनका सफाया खत्म हो चुका था। लेकिन आज भी महाराष्ट्र का सतारा जिला है, ऐसी बात नहीं है कि सतारा जिला खत्म हो चुका है। तो समझो कि वो लोग लड़ाई लड़े और अपने आप को स्वतंत्र घोषित भी कर दिए। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति, समझना यहाँ पर, उसके बाद अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया। फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लग चुका था। 1942 से चालू हुआ और 1944 तक ये चला, क्योंकि अंग्रेज भी कमजोर हो गए थे, विश्व स्तरीय पर लड़ रहे थे, विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, उससे लगे हुए थे कि भैया वहां पर जीते कि यहाँ पर जीते, कहीं ना कहीं तो देखना रहता था ना। तो भारत छोड़ो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्विट इंडिया, मतलब भारत छोड़ के भाग जाओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। हर गांव से घर से लोग वहां उसके लिए गए थे, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। किसका रास्ता? जेल का रास्ता अपना लिया। जिस दौरान, यहाँ पर समझना कि उस समय कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के अनेक साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे हुए थे। कांग्रेस के नेता जेल में, जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड और मोहम्मद अली जिन्ना अपना पूरा साम्राज्य फैलाने में लगा हुआ था।
इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। जहां अभी तक उनका कोई खास वजूद नहीं था, वहां पर भी इनको पूरा बढ़िया तरीके से लागू कर दिया गया। हाईलाइटेड हो गए, लोगों के नजर में आ गए, सब चीज जानने लगे, समझने लगे और भाषण देने लगे। ये तस्वीर देखना, ये जन आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन का ही हिस्सा है कि जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, समाप्त होने वाला था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया और जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस है जो सामने आपको देखने को मिल रहा है और बाकी चारों तरफ से मर्द लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इन लोगों को भी साथ में बटकर आना चाहिए, लेकिन हाँ बात सही है कि ये लोग साथ में बटकर थे, साथ में ही थे, लेकिन औरतों के लिए इन लोगों ने जगह बनाया। वहां पे 2 कपड़े था, काला पहनो नहीं तो उजला पहनो, काला नहीं तो उजला, उसके अलावा कुछ कपड़े नहीं था। लेकिन हाँ रेशमी कपड़ा कुछ नेताओं के पास था, कुछ राजवाड़ों के पास था, बहुत चमकीले चमकीले धातु वाले कपड़ा भी पहनते थे। तो जब गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया, यहाँ पर लिखा गया है कि उन्हें कांग्रेस और लीग के बीच फासले को बांटने के लिए, जो उनका फासला जो गैप हो चुका था उनके बीच में, एक उनके बीच में जो दीवार खड़ा हो गया था, उसको बांटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की कि भैया सारा चीज खत्म कर दो, देश के लिए हम लड़ते हैं, बाकी सब की बात नहीं करते हैं। तो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। अब देखो यहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बन गई। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी, भारत को आजाद करना चाहती थी। उसी समय वायस राय लॉर्ड वालेल, नाम थोड़ा इनका अजीब है, तब वायस राय लॉर्ड वालेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व के बीच कई बैठकों का आयोजन किया कि भैया यहाँ पर मंच लगाए जा रहे हैं, तुम आओ बैठो, यहाँ पर बातचीत करते हैं, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बात होता है कि 1946 की शुरुआत में, 1946 मतलब जनवरी फरवरी के महीने में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव करवाए गए। फिर से चुनाव हुआ था नए सिरे से, और सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग जो थे, मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। जहां पर हिंदू थे वहां पर कांग्रेस जीत गई, जहां मुसलमान थी वहां पर मुसलमान जीत गए। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। कब? 1946 के दरमियान ही कौन भारत आया? कैबिनेट मिशन भारत आया, और इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है, हर प्रांत को अलग अलग आजादी दिया जा सकता है, उस बात के लिए राजी किया। दोनों राजी हो गए, है कि सब अलग अलग बंटने वाले थे, बट गए। राजा को बोल दिया गया तुमको जिसके साथ रहना है रह लो। आज वो नहीं रहना चाहता तो उसको हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जबरदस्ती ले लिया। छोटवा तुम आएगा काहे नहीं रे, तुम रुक, तेरे को हम बताते हैं। इसी तरह करके उन सबको हरास करके परास्त करके भारत माता में जोड़ लिया उन सबको। यहाँ पे देखना कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। देखो बैठकें हुई लेकिन विफल रहा, सफल नहीं हो पाया। उनकी बैठकें ठीक तरीके से काबू में नहीं रही और बात बिगड़ गया। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया कि भैया अब हम पाकिस्तान चाहते हैं, अब हम क्या चाहते हैं? पाकिस्तान चाहते हैं, जिसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। कब? 16 अगस्त 1946 का दिन तय हो गया। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो चुका था। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और उस संयुक्त प्रांत जिसको हम आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं और पंजाब तक फैल गया था। तो केवल पंजाब तक ही नहीं, वो बंगाल से चला, बंगाल, बिहार में झारखंड भी आता था पहले, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सभी इलाकों में ये सब फैल चुका था। दंगा होने लगा था, बहुत बड़े बड़े जगहों पे दंगा होने लगा था। कुछ स्थानों की बात कर लेंगे तो मुसलमानों को तो
कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। जहां पर मुसलमान ज्यादा थे वहां पर हिंदुओं को काटा गया, जहां पर हिंदू ज्यादा थे वहां पर मुसलमानों को काटा गया। लेकिन इसमें किसी को कुछ नहीं मिला, मिलने वाले था नेताओं को। क्योंकि हम लोग तो भैया अंधविश्वासी जनता, जैसा वो लोग छड़ी घुमाएंगे हम लोग वैसा करेंगे। दूसरा हमारी औकात ही क्या है कि हम उसके खिलाफ दूसरा कुछ सोच सके। और यही नतीजा था कि हम भाई भाई लड़ गए और नेता लोग अपना काम करने लगे। अरे वही लड़ाई हम अंग्रेजों से लड़ते, हम लोग का वजूद अलग होता, आज भारत का वजूद अलग होता, भारत में पूरा अखंड भारत होता। अखंड भारत होता तो किसी देश की औकात नहीं रहती कि हमारे सामने सिर उठा कर देख सके। चित्र 13.13 की बात यहाँ पर चल रही है, उसको बताने के बाद ही फरवरी 1947 की बात चालू करते हैं। दाईं ओर में देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू तथा बाईं ओर बैठे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ विचार विमर्श करते महात्मा गांधी जी यहाँ पर हैं। यहाँ पर देख लो, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इनके साथ बातचीत किया जा रहा है और ये नेहरू जी का चश्मा सामने पड़ा हुआ है। इसमें आगे लिखा गया है कि नेहरू और पटेल कांग्रेस के भीतर दो अलग राजनीतिक प्रवृत्तियों और समाजवादी और रूढ़िवादी का प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ पर इनके बीच में एक समाजवादी की तरफ था तो एक रूढ़िवादी की तरफ था, मतलब अलग अलग प्रतिनिधित्व इन लोगों का था। लेकिन गांधी जी भैया होशियार आदमी, वो जानते थे कैसे कैसे क्या करना है। महात्मा गांधी को अक्सर इन दोनों समूहों के बीच मध्यस्थता करनी पड़ती थी, दोनों को पटा कर रखना पड़ता था कि कैसे कैसे हम क्या करेंगे। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ चाल चले, बहुत कुछ समझाया, प्रयास किया, डांटे फटकारे, लेकिन जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ और देश आजाद हो ही गया। अब आती है फरवरी 1947 की बात। तो फरवरी 1947 में वालेल नया जो लॉर्ड था, लॉर्ड वालेल की जगह लॉर्ड वालेल की जगह पर अब कौन आया? लॉर्ड माउंटबेटन को वायस राय नियुक्त किया गया भारत के लिए। ठीक है, उन्होंने वार्ताओं के लिए अंतिम दौर का आह्वान किया कि भैया अब लास्ट है, बैठ लो तो बैठ लो, नहीं तो भाड़ बजाओ। जब सुलह के लिए अब कुछ भी होगा तो भैया उन लोगों को सुलह तो चाहिए ना वहां पे। तो सब मीटिंग जब बैठा रहा था लॉर्ड माउंटबेटन, तो जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास भी फेल हो गया, विफल हो गया, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, आज़ादी दे दी जाएगी, अब तुम इसी तरह लड़ते रहो, मरते रहो। लेकिन उसका विभाजन भी होगा, आज़ादी दिया जाएगा लेकिन उसको दो टुकड़े में बांट भी दिया जाएगा। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया यहाँ पर कि 15 अगस्त के दिन सब चीज हो जाएगा। उसी दिन भारत के विभिन्न भागों में, विभिन्न अलग अलग इलाकों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। और दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की, तो बहुत देर तक करतल ध्वनि, मतलब तालियों की ध्वनि, चिल्लाहट की ध्वनि, हो हल्ला की ध्वनि वहां पर गूंजते रही। लेकिन असेंबली में केवल ताली बजाना अलाउ था, तो ये लोग ताली बजाए, मेज बजाकर कुछ देर तक बजाते रह गए। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। महात्मा गांधी की जय, इसका नारा लगा और लोगों ने वहां पर बहुत सारे जश्न मनाए, नाचे गाए, मस्ती किए। और हमें उस दिन देश का विभाजन हुआ और आजादी मिल चुकी थी। यहाँ पर देखेंगे हम आखिरी और बहादुराना दिन, समझना यहाँ पर 15 अगस्त के दिन की बात चल रही है, पूरा बात उसी का होगा कि 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। जब सब उत्सव हो रहा था तो महात्मा गांधी वहां पर नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी न तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। क्या चीज पर थे? उपवास पर थे, क्योंकि हमारे देश का 2 टुकड़ा हो चुका था। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली। किसके कीमत पर? अकल्पनीय, जो कल्पना वे नहीं किए थे, उस कीमत पर भारत की आजादी उनको मिली।
उनका राष्ट्र विभाजन था, मतलब जिस राष्ट्र के लिए लड़ना चाहते थे उसका विभाजन था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे, एक दूसरे के गर्दन काटने के लिए राजी थे। बताओ उस समय राष्ट्रपिता कैसे खाना खा सकता है, कैसे बात कर सकता है, किसी कैसे नजरें मिला सकता है किसी से। हमने तो संबोधित करते हुए संविधान सभा में बोल दिया। उनके जीवनी लेखक किसके, गांधी जी के जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए, उनको मतलब सहानुभूति देने के लिए अस्पतालों और शरणार्थी शिविर में गए, चक्कर लगा रहे थे। जहां पर सबको शरण दिया गया था तो वहां पर शरणार्थी शिविर में चक्कर लगाए और उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया, सब लोगों से बोला कि वे अतीत को भूलकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय, अतीत को भूल जाओ और अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने का और शांति से रहने का संकल्प लो कि हम एक दूसरे के प्रति भाईचारे का व्यवहार रखेंगे और शांति का संकल्प लेते हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करेंगे अब बस। और आगे यहाँ पर होता है कि गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। यहाँ पर कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांतों को कभी स्वीकार नहीं किया था और नहीं करेगा, नहीं किया। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, इच्छा नहीं था फिर भी बंटवारे के लिए मंजूरी देनी पड़ी, तो उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है। भारत में बहुत सारे धर्म हैं तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नस्ल भी हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। ये कांग्रेस वालों की यहाँ पर डिमांड थी कि भैया ऐसे ऐसे बनाया जाएगा, क्योंकि हर कोई देश का विभाजन तो हो चुका था, अब विभाजन ज्यादा करना नहीं चाहता था। पाकिस्तान में हालात जो भी रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। कहीं पाकिस्तान में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन भारत लोकतांत्रिक होगा, यहाँ पर लोकतंत्र का ही पावर चलेगा और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। यहाँ पर धर्म से अलावा देश चलाया जाएगा, धर्म को लेकर देश नहीं चलेगा। हर धर्म को एक सामान्य इज्जत दिया जाएगा और हर धर्म को लोकतंत्र में हिस्सा दिया जाएगा। तो ये सब बात यहाँ पर बोला जाता है, जहाँ सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे जो भी धर्म के हो, किसी भी धर्म को हो, पूरा अधिकार उनको मिलेगा, नागरिकता मिलेगा हर नागरिक को। धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना, समझना यहाँ पर कि धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। क्या होगा? धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को राज्य के ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। ये बताया गया कि धर्म का भेदभाव नहीं किया जाएगा और हर किसी को अधिकार दिया जाएगा सुरक्षा और संरक्षण का। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। यहाँ पर समझना कि कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यक नागरिक जितने भी हैं उनके सभी अधिकारों और उनके प्रति अतिक्रमण जो हो रहे हैं उसके विरुद्ध मुमकिन रक्षा करेगी, हर चीज की रक्षा करेगी आपकी, क्योंकि अल्पसंख्यक उस समय कम थे, आज भी कम है, 14% पूरे भारत को मिलाकर हैं। भारत में 14% के मुसलमान है, इसलिए उन लोगों का अलग अलग सब चीज किया गया है। एक दंगाग्रस्त गांव में जाते हुए महात्मा गांधी, यहाँ पर देखना कि दंगाग्रस्त गांव में महात्मा गांधी किस तरह एक पुलिया पार करके, नाला पार करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर बात सामने आती है कि बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे विद्वानों ने जो पढ़े लिखे लोग थे, स्वतंत्रता बाद, आजादी मिलने के बाद के महीनों को गांधी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा जाता था। किसका? गांधी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है उसको। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। बंगाल में शांति स्थापना हो गया तो गांधी जी दिल्ली आ गए फिर से।
यहाँ वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, वहां पर गए भी शायद, जाना चाहते थे। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी थी और उनको दिल्ली में ही रुकना पड़ा। बहुत सारे शरणार्थियों को उनके सभाओं में कुरान की आयतों मतलब कुरान के लाइनों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी कि नहीं पढ़ना है। मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि गांधी जी के सभा में कुरान पढ़ने के लिए मनाही थी, और कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान में ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो फंसे उसका बात क्यों नहीं करते। बहुत लोग ये भी नारा लगाते थे वहां पे। तो डीजी तेंदुलकर ने, कौन थे ये, तो इनके जीवनी लिखने वाले, तो डीजी तेंदुलकर के शब्द में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में सामान्य रूप से चिंतित थे। गांधी जी इसके लिए भी चिंतित थे कि जो भी लोग अल्पसंख्यक, यहाँ पर देखना कि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में, तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन था, हिंदू, मुसलमान, हिंदू, सिख, इन लोगों के लिए भी वो चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे। गांधी जी पाकिस्तान भी जाना चाहते थे कि उनको भी राहत पहुंचाया जाए, लेकिन वहां वे किस मुंह से जा सकते थे। गांधी जी वहां पर कौन सा मुंह लेकर जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। तो पाकिस्तान में जाकर क्या बोलेंगे दूसरे को। बात थी यहाँ पर कि पाकिस्तान में जाकर क्या बोलेंगे। ये सामने तस्वीर देख लेना, ये सामने महात्मा गांधी की मृत्यु हो चुकी है, जिनका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। एक प्रचलित चित्र लोक छवियों में महात्मा गांधी को एक देवता का रूप दिया गया है और उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एकाधिकरण को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल यानी कांग्रेस के भीतर के दो अलग अलग धाराओं के प्रतिनिधित्वों को, जो अलग अलग प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, तो इनको गांधी जी की चिता के दोनों ओर खड़ा हुआ देखा जा सकता है। जो गांधी जी के चिता के दोनों तरफ खड़े हुए हैं, मध्य में स्वर्ग से महात्मा गांधी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो यहाँ पर तस्वीर में कि चिता जल रहा है, नेहरू जी बगल में खड़े हैं काले कपड़े पहनकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल धोती कुर्ता और शॉल में यहाँ पर हैं, और ऊपर से गांधी जी इन लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम देश की रक्षा करो, देश को आगे बढ़ाओ। और ये सामने सभी लोग बैठे हुए हैं, धीरे धीरे लाइन लगाकर, सैकड़ों हजारों करोड़ों के लोग में वहां पर बैठे हुए थे सब देखने के लिए। आप तस्वीर को देखिएगा, यहाँ पर तस्वीर में एक परलौकिक दृश्य को दिखाया गया है। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, कहिया 20 जनवरी को, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे, बिना कोई सोचे टेंशन लिए अपना काम गांधी जी करते रहे। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया, क्या किया, इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को किस प्रकार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसके बारे में गांधी जी ने बोला। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, अब आजादी मिल चुकी थी। आजादी क्या, बंटवारा हो चुका था देश का, आजादी तो बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन उसके शुरुआती महीने, यहाँ पर समझना कि जब आजादी मिल गई तो उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत जाएगी, ये बुरा समय जो है, खराब समय जो है, ये समय भी बीत जाएगा। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे, हर धर्म के सम्मान के लिए, हर धर्म के मतलब
अच्छे भलाई के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए अच्छा काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व और श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगा। जो कम लोग हैं, बाकी लोग, ताकतवर लोग, स्ट्रांग लोग उस पर जाकर मजबूत लोग कब्जा नहीं कर पाए, इसके लिए भी देखा जाता था। भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो, समझना यहाँ पर कि भले ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोग संख्या की दृष्टि में, प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो, उन्हें यह आशा भी, समझना यहाँ पर कि उन्हें यह आशा भी जताई कि, क्या जताई? आशा भी जताई कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बंट चुका है, यहाँ पर यह भी बताया कि भारत दो भागों में बंट चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे। एक दूसरे को मदद और सम्मान देते रहेंगे, एक दूसरे को मदद और एक दूसरे के लिए सम्मान्य भावना रखते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। ऐसा बताया जाता है कि शेष विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए, हम पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान, एक ही होंगे। लेकिन सत्ता के कुत्ते लोग, सत्ता के भूखे लोग, सत्ता के नंगे लोग पूरे दोनों देश को बांट के चले गए, दोनों देश को बांट कर मर गए। जिन्ना देश को बांटा मर गया, बाकी भारत के जो भी नेता थे वो भी मर गए। तो भारत के लोग तो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन जिन्ना मनवे नहीं करेगा तो कैसे लगेगा। तो सारा कुछ इसी के वजह से हुआ, मर गया, नरक मिला होगा इसको, स्वर्ग जाने के हकदार ये नहीं था, नरक में ही गया होगा। तो छोड़िए, उनकी बात अलग करते हैं, उनका कभी आगे की बात कर लेंगे। अभी गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा, पूरा जीवन बिता दिया अखंड भारत और स्वतंत्र भारत के लिए। फिर भी जब देश विभाजित हो गया, तो देश दो टुकड़ों में बंट गया, तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सामान्य और दोस्ती का संबंध बनाए रखे। गांधी जी यही चाहते थे। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सौहार्द आचरण, जो ये दयालु वाला आचरण था, हृदय भाव था, ये पसंद नहीं था। बहुत लोग पसंद नहीं करते थे कि गांधी जी दोनों के लिए सोचे। 30 जनवरी के शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। 36 जनवरी को संध्या आरती के समय में उनको गोली मार दिया गया और गोली मारने वाले का नाम था नाथूराम गोडसे। उनका नाम दिया जाएगा कि उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद, समझना यहाँ पर कि जिन्होंने गोली मारा कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। गोली मारा तुरंत हाथ उठा दिया, आत्मसमर्पण। वह नाथूराम गोडसे का नाम था। क्या नाम था? वह नाथूराम गोडसे नाम का ब्राह्मण था। क्या था? नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण मतलब पंडित के श्रेणी में आने वाला। तो ब्राह्मण था जिसने गांधी जी को, महात्मा गांधी को गोली मार दिया। पुणे का रहने वाला गोडसे एक चरमपंथी हिंदूवादी अखबार का संपादक था। लेकिन गांधी जी को मारकर गोडसे सही किया कि नहीं किया, ये बात यहाँ पर सवाल था उस समय। भले गोडसे ने कुछ भी कहा हो, लेकिन एक पत्रकार को, एक इंसान को, एक लड़के को गांधी जी तक डायरेक्ट कैसे पहुंचा दिया गया, डायरेक्ट पहुंच कैसे गया, इसके बारे में सोचिएगा। क्योंकि डायरेक्ट किसी के पास इसी तरह आसानी से थोड़े पहुंच जाएगा। जो राष्ट्रपिता है उसके पास कोई आसानी से पहुंच जाएगा। ये सब चाल थी मरवाने की, तो उनको मरवा दिया गया। तो वह हिंदूवादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। नाथूराम गोडसे मुसलमानों की खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था, गांधी जी की अपमान करता था। गांधी जी की मृत्यु से, जब गांधी जी मर गए तो उसके बाद से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ चुकी थी। सब किसी को मालूम चला और सब कोई हताश हो गया। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भाव यहाँ पर वहीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग देते हैं। तो भावहीनी
श्रद्धांजलि दी गई, मतलब लोग भाव आदर से उनको श्रद्धांजलि दिए कि चलिए उनकी आत्मा को शांति मिले। लोग कुछ देर मौन रहे भी, बहुत बहुत कुछ किए। जॉर्ज ऑरवेल तथा अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्द में शोक संदेश भेजे। मतलब समझो कि दोनों साइंटिस्ट वैज्ञानिक ही थे, उन्होंने शोक संदेश भेजा। एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित, यहाँ पर समझना कि एक जमाने में ऐसा बोलकर भेजा कि एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुक विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम्स पत्रिका ने भी उन्होंने भेजी, लेकिन जो हमेशा अपमान करता था टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स उस समय वहां का था, तो टाइम्स पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। अब्राहम लिंकन कौन? जो अमेरिका को आजादी दिलाया था। तो और पत्रिका में यह भी छापा गया कि पत्रिका ने कहा एक धर्मार्ध अमेरिकी ने अब्राहम लिंकन को मार दिया था, क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग के परे मानवता मात्र की समानता में विश्वास था कि नस्ल को छोड़कर, रंग भेद को छोड़कर हमें मानवता के मात्र में आगे चलो, लेकिन वो नहीं मानता था, इसलिए अब्राहम लिंकन को ठोक डाला। वैसे ही दूसरी तरफ देखा जाए तो एक धर्मार्ध हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे, इसीलिए उनको मार दिया गया। विभिन्न धर्मों को मानने वाले के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे गांधी जी। ये सब बातें टाइम्स ने लिखा था। टाइम्स ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने उनकी, समझना यहाँ पर कि दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया जिस प्रकार उसने अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर किया था, वैसे ही गांधी जी के लिए भी किया गया। और जिसने मारा वह भी एकदम सरेंडर था, गांधी जी को हमने मारा। और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम था। ये बातें बहुत साधारण हो सकती है, लेकिन साधारण थी नहीं। गांधी जी को क्यों मारा गया, क्यों मरवाया गया, ये बातें किसी को नहीं पता। कोई इसको उजागर भी करना नहीं चाहता, और जिसको पता है वो भी उजागर नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए छुप गया। लेकिन आप साफ समझना कि गांधी जी के पास आसानी से कोई पहुंच जाए, इतनी किसी की औकात नहीं होती थी, क्योंकि गांधी जी के पास भी जो भी जाता था पूरे सिक्योरिटी जांच के बाद ही जा पाता था उनके पास। लेकिन फिर भी मतलब उतने ज्यादा दंगाई लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो एक छोटा भर नुन्नी भर मतलब छोटा सा लौंडा जाकर उनको गोली मार देगा। कैसी बात बोल देते हो भैया, मतलब कैसे हम लोगों को ये बताया गया? नहीं, ये बात सही नहीं है। हमारे मानने के अनुसार ये बात हो सकता है कि उनको बोला गया होगा कि आप जाकर मारो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप अपने बारे में सब बताना कोर्ट को, कोर्ट आपको कुछ छूट देगी। और बात साफ साफ यही थी कि कोर्ट ने भी उनके बातों को स्वीकार किया और जैसा वो चाहते थे वैसा उनके साथ किया गया। और नाथूराम गोडसे का इतिहास भी बहुत बढ़िया है, आप पढ़ सकते हो। उनका भी किताब है नाथूराम गोडसे का, क्यों मारे क्यों नहीं मारे, इसके बारे में जो डायरी लिखे थे उसको प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि वो उस समय के पार्टी में दंगा होने की वजह से उसको प्रकाशित नहीं किया, लेकिन उसको फिर से प्रकाशित किया गया था, कुछ समय बाद हुआ था, मतलब अभी 10-20 साल पहले हुआ था। लोग बहुत पढ़े भी, जाने भी, समझे भी, इसीलिए तो सब सिचुएशन पलट जाती है ना पार्टियों की। अगले भाग में, भाग 7 में हम गांधी जी को समझना पढ़ेंगे कि गांधी जी को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी जी एक नॉर्मल आदमी तो थे नहीं कि हम लोग हैं सुबह उठे देखे समझ गए, नहीं। उनके लिए हमें जानना पड़ेगा, उनके व्यक्तित्व को जानना पड़ेगा, उनकी इंसानियत को पहचानना पड़ेगा, उनके मानसिकता को पहचानना पड़ेगा, उनके मानवतावादी विचार को जानना पड़ेगा, तब हम उनको समझ सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं, हमें तुरंत विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दिए जाएंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे।